हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसू में। सो स्टूडेंट्स, पीवाईक्यू की इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी यूनिट 5 के दिसंबर 2016 के पीवाईक्यू के बारे में। पार्ट बी एंड पार्ट सी बोथ के बारे में हम डिस्कस करेंगे विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। ओके, सो क्वेश्चन फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। सो एपिकल एक्टोडर्मल राइज, जो कि हम बोलते हैं उसको AER भी बोलते हैं, ठीक है। AER बोलते हैं हम, AER फॉर्मेशन, ठीक है। एपिकल एक्टोडर्मल राइज इंडक्शन is essential for tetrapod limb development. Okay, so when one of the following is not essential for the formation of the function of limb, so which one of the following is not essential for the formation of the function of the limb? Okay, so इनमें से क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो, TBX जीन हमने देखा था, TBX जीन हमने देखा था कि TBX5 है, वो इनिशिएट करता है अपना फोरलिम्ब को। ओके, फोरलिम्ब को इनिशिएट करता है, वो हमने पिछली वाली वीडियो में भी देखा था, पिछली जो PYQ वाली। और TBX4 है, वो हाइंड लिम्ब को इनिशिएट कराता है। इनके बिना तो इनिशिएशन होगा नहीं, ठीक है। तो ये तो आवश्यक है, ठीक है। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे एपोप्टोटिक जीन की, अपोप्टोटिक जीन, जब डेव बायो की सीरीज में हमने सारे टॉपिक के बारे में डिटेल में पढ़ा था, तो एपोप्टोटिक जीन के बारे में भी पढ़ा था कि जैसे कि ये कोई हाथ का फॉर्मेशन हो रहा है, हाथ यानी फोरलिम्ब होता है, फोरलिम्ब का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, किसी में। अब जैसे कि ये जो आगे का, हाथ के आगे का जो पोर्शन है, सो उसका फॉर्मेशन जब लिम्ब का होने के बाद में, जब अंगुलियां है, अंगुलियों के बीच में यहाँ पे वेब सेल होती है, ठीक है। वेब सेल को डिग्रेड करना होता है, तभी वो डिजिट है वो अच्छे से दिखती है, ठीक है। दोनों डिजिट्स है वो अलग हो जाती है, ठीक है। अब वो अलग जब होती है जब ये वेब सेल डिग्रेड होती है, ठीक है। वेब सेल इन डिग्रेड होने के बाद में कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे मैं बनाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे ऐसे ये डिग्रेड हो गई वेब सेल, इधर से ये डिग्रेड हो गई, इधर से ये डिग्रेड हो गई, ठीक है। इन डिग्रेड होने के बाद में यहाँ पे देखिए आप, ये कुछ अंगुलियाँ है, अपनी डिजिट्स है वो अलग अलग हो जाती है, ठीक है। सो अलग अलग होने के लिए यहाँ की जो सेल है वो उनको डिग्रेड करना होता है, तो यहाँ पे अपोप्टोटिक जीन इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। बाद में आता है FGF सिग्नलिंग, हमने देखी थी। FGF सिग्नलिंग फाइब्रोब्लास्टिक ग्रोथ फैक्टर, ठीक है, लिम्ब डेवलपमेंट में। ये देखो, हमने यहाँ पे डिटेल में बात की थी अपने नोट्स से, ठीक है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी की उस सीरीज़ में, प्लेलिस्ट में, चैनल पे आपको मिल जाएगी सारी बायो की टॉपिक्स। सो यहाँ पे हमने बात की थी, जो इनिशिएशन स्टेज होती है, वहाँ पे आर्य है वो इम्पोर्टेंट होता है इनिशिएशन करवाने में। जब आर्य है वो इनिशिएशन जब होता है, जब FGF को इनहिबिट रखता है, ठीक है। इनिशिएशन में FGF को इनहिबिट रखता है, लेकिन जब है वो बड वगैरह फॉर्मेशन हो जाता है, बाद में आगे का जो प्रोसेस है वहाँ पे है वो FGF का है वो काम आता है, ठीक है। जैसे कि आगे हम देखते हैं, जैसे कि फिर यहाँ पे FGF10, फिर आगे यहाँ पे एक्टोडर्म में WNT की भी सिग्नलिंग होती है, एंड देन FGF8 की सिग्नलिंग होती है। FGF10 को है वो फिर से है वो यहाँ पे इंड्यूस कराता है। सो यहाँ पे ऐसे रेसिप्रोकल इंडक्शन वगैरह है वो चलता है FGF का। सो ये यहाँ पे हमने डिटेल में देखा था, यहाँ पे हम म्यूटेशन केस वगैरह सब देखा था कि FGF अगर अलग जगह इंड्यूस करा देंगे तो क्या होगा। म्यूटेशन केस से भी पूछते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। सो यहाँ पे हमने डिटेल में इनके बारे में डिस्कस किया था, लिम्ब डेवलपमेंट के बारे में। सो वहाँ पे कहीं भी एंड्रोस्टेरोन हमने नहीं पढ़ा, तो एंड्रोस्टेरोन नहीं होता है, ठीक है। सो ये आंसर अपना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना इनमें से, ठीक है। सो द मेगास्पोरोसाइट डेवलप विद इन द मेगास्पोरेंजियम ऑफ द ओव्यूल, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है।
एंड सेकेंड ऑप्शन इज मेगास्पोरोसाइट अंडरगोज मियोसिस टू प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर। सो ये करेक्ट है ऑप्शन 4 हैप्लॉइड में मियोसिस से तो 4 हैप्लॉइड में मेगास्पोर ही बनते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। देन बात करें नेक्स्ट ऑप्शन की। सो ऑल द 4 मेगास्पोर अंडरगो सेवरल माइटोसिस डिवीजन टू फॉर्म फीमेल माइटोसिस फीमेल गैमेटोसाइट इन मोस्ट एंजियोस्पर्म। सो यहाँ पे माइटोटिक थोड़ी होता है ना, ये इनकरेक्ट हो गया, ये तो सीधा ही इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट इज हैप्लॉइड, हैप्लॉइड कंडीशन में ही होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्टेन प्रोटीन और mRNA that are regionally localized within the unfertilized egg and regulate development are called। ओके सो यहाँ पे जैसे कि अनफर्टिलाइज एग में किसी किसी हम डेवलपमेंट में हमने पढ़ा भी था, जैसे कि ड्रोसोफिला डेवलपमेंट में भी हमने पढ़ा था कि वहाँ पे है वो एक्सिस फॉर्मेशन है वो शुरू से ही है वो स्टार्ट हो जाता है फर्टिलाइजेशन से पहले भी। सो वहाँ पे है वो साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट है वो हेल्पफुल होते हैं, वहाँ पे है वो काम में आते हैं, ठीक है। एंड मोज़ेक फॉर्मिंग फैक्टर तो ये तो फर्टिलाइजेशन के बाद में कोई म्यूटेशन वगैरह का फिनोमिना होता है, ओके। एंड जीन रेगुलेटर बाद में है वो फर्टिलाइजेशन के बाद में है वो एक्टिवेट वगैरह होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स है वो हेल्पफुल होते हैं। और हम ये भी देखते हैं ये जो साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट है वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में भी किस प्रकार से काम आते हैं, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सो सेल टू सेल कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट इन द बायो ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। द एबिलिटी ऑफ सेल टू to ability of the cell to respond to a specific inductive signal is called। सो देखो यहाँ पे पूछा है एबिलिटी ऑफ सेल टू रिस्पॉन्ड। सो यहाँ पे जैसे कि ये एक सेल है, इसके पास ये एक रिसेप्टर है, ठीक है। और इस रिसेप्टर पे कोई मॉलिक्यूल आएगा तभी तो वो इसको एक्सेप्ट कर पाएगा। सो इस वाली प्रोसेस को हम बोलते हैं कंपिटेंस, ओके। सो कंपिटेंस बोलते हैं जबकि दूसरी वाली सेल जिससे ये सिग्नल है वो आया है और इस सिग्नल आने की प्रोसेस को बोलते हैं इंडक्शन, ठीक है। सो इंडक्शन बोलते हैं जैसे कि इस सेल ने है वो इंडक्शन किया है और इस इंडक्शन करे हुए सिग्नल को इस सेल ने एक्सेप्ट किया है। सो इस एक्सेप्ट करने की जो एबिलिटी है उसको हम बोलते हैं कंपिटेंस। इंडक्शन और कंपिटेंस की टॉपिक में हमने पढ़ा भी था, उस वाली प्लेलिस्ट में सारा है वो जितने भी टॉपिक्स है सारा कवर है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है रीजनल स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन यहाँ पे। एंड जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग, ये एक सिग्नलिंग पूरे सिग्नलिंग की बात कर रहा है, न कि एक एबिलिटी प्रॉपर इंडिविजुअल एबिलिटी की बात कर रहा है। सो यहाँ पे हमने इंडिविजुअल एबिलिटी जो कि एक्सेप्ट करता है उसको कंपिटेंस बोलते हैं, ठीक है। और जो इंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन है, इंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन ये भी एक काइंड ऑफ इंटरेक्शन पाथवे को बता रहा है, न कि किसी सेल की यहाँ पे एक्सेप्ट करने की एबिलिटी को, ठीक है। सो यहाँ पे ओनली ऑप्शन बच जाता है बी, ओके। देन अगर पार्ट सी से अगर हम बात करें, पार्ट सी में क्वेश्चन की बात करें। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट विच अकर ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन ऑफ सी आर्चिन एग, ओके। सो यहाँ पे सी आर्चिन एग के फर्टिलाइजेशन के ऊपर ये क्वेश्चन है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट देखने हमें ट्रू नॉट ट्रू का बताना है, ठीक है। नॉट ट्रू, ट्रू कौन सा नहीं है, ठीक है, वो बताना है, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। रीसेक्ट जो कि यहाँ पे है वो स्पर्म को आइडेंटिटी वगैरह है वो करता है, अट्रैक्शन वगैरह करवाता है, ठीक है। सो रीसेक्ट स्प्रेक्ट आर पेप्टाइड रिलीजिंग फ्रॉम एग जेली एंड हेल्प इन स्पर्म अट्रैक्शन, बिल्कुल सही है, हमने सारा कुछ डिस्कस किया था सी आर्चिन फर्टिलाइजेशन के बारे में भी, बिल्कुल करेक्ट है ये स्टेटमेंट, ठीक है। एंड करेक्ट है तो यहाँ पे पी नहीं होगा आंसर, ठीक है। सो ये नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें,
बाइंडिन जो कि स्पर्म के ऊपर हमने ये भी देखा था, ये जो स्पर्म है, स्पर्म के आगे जो बाइंडिन है वो होता है, ठीक है। सो बाइंडिन एंड एक्रोसोमल प्रोटीन इंटरेक्ट इन ए स्पीसीज स्पेसिफिक मैनर विथ एग्स। देखो ये स्टेटमेंट पार्शियली करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे जो बाइंडिन एक प्रोटीन था, एक प्रोटीन था जो एग था, सी अर्चिन का एग, उसके ऊपर EBR1 नाम का रिसेप्टर होता है, उसके साथ बाइंड करता है। सो वो एक्रोसोमल का पार्ट नहीं था, ठीक है। सो इसको इनकरेक्ट हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनकरेक्ट ही पूछा है, नॉट करेक्ट ही पूछा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये हो जाएगा बस, बट लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन था, अपवाद था इस क्वेश्चन में, ये इनकरेक्ट है वो करा गया फिर, क्योंकि ये ऑप्शन एस है, ये सही है, क्योंकि IP3 विच इज फॉर्म एट द साइट ऑफ स्पर्म एंट्री, जो कि कैल्शियम को है वो रिलीज कराता है, जो कि कोर्टिकल ग्रेन्यूल को रिलीज करवाने में हेल्पफुल होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, नॉट करेक्ट नहीं है, लेकिन ये नॉट करेक्ट वाले में आ गया है, ठीक है। सो क्यू तो नॉट करेक्ट है, लेकिन एस करेक्ट है। सो ये यहाँ पे क्वेश्चन एक्सेप्ट नहीं हुआ था, बाद में रिजेक्ट हो गया था। देखो यहाँ पे हमने डेव बायो की उस प्लेलिस्ट में सारे टॉपिक के बारे में बात किया था। यहाँ पे हमने सी अर्चिन फर्टिलाइजेशन के बारे में भी बात किया था। यहाँ पे ये देखो बाइंडिंग, ये प्रोटीन स्पर्म के ऊपर होता है, ठीक है। और ये EBR ये फर्स्ट है, यहाँ पे रिसेप्टर आप देख सकते हो एग के ऊपर, ठीक है। ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। यहाँ पे रीसेक्ट है वो एग जेली द्वारा, यहाँ पे देखो रीसेक्ट, यहाँ पे रीसेक्ट के बारे में भी था। रीसेक्ट है वो एग जेली से है वो सीक्रेट होता है, जो कि स्पर्म को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है और अट्रैक्शन है वो प्रोवाइड कराता है, ठीक है। एंड और सारे हमने डिटेल में डिस्कस किया था, आप वो प्ले लिस्ट देखना चाहो तो देख सकते हो। और यहाँ पे कैल्शियम है, वो कैल्शियम कोर्टिकल को रिलीज करवाता है, ठीक है। ये भी हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, सो फॉलोइंग स्टेटमेंट वर गिवन रिगार्डिंग द डिसीजन टेकन ड्यूरिंग डव बायो डेवलपमेंट ऑफ द मेमेलियन एम्ब्रियो। ओके, सो मेमेलियन एम्ब्रियो में जब डिसीजन टेकिंग के बारे में है वो स्टेटमेंट्स है, सो हमें ट्रू बताना है, ठीक है। सो ट्रू बताना है हमें। सो फर्स्ट ऑप्शन है द प्लूरिपोटेंसी ऑफ द इनर सेल मास ICM की प्लूरिपोटेंसी इज मेंटेन्ड बाय ए कोर ऑफ 3 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर OCT4 हमने देखा था कि OCT3 और 4 हमने ये देखा था, OCT3 या फिर 4 बोथ, एंड हमने और भी देखा था यहाँ पे OCT4 हमने SOX2 देखा था, ठीक है। यहाँ पे हमने नेनोग देखा था, KNIF हमने देखा था, ठीक है। और भी हमने है वो एक दो प्रोटीन यहाँ पे देखे थे फॉर प्लूरिपोटेंसी, तो ये बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। और हमें ट्रू ही बताना है, सो यहाँ पे P इसमें है, यहाँ पे P इसमें है, तो इन दो में से है वो आंसर अपना है वो हो जाएगा। देखते हैं कौन सा होगा। नेक्स्ट ऑप्शन, सो प्रियर to blastocyst formation, each blastomere expression both CDX2 and the OCT4 transcription factor and appear to be capable of become either ICM or trophoblast. So ये क्यू स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, बिकॉज पीरियड टू ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन इस ब्लास्टोमियर में यहाँ पे है वो एक्सप्रेशन होता है CDX2 एंड OCT4 को, बाद में है वो सेल का है वो स्पेसिफिकेशन हो जाता है कि कौन सी सेल्स को है वो ICM बनना है, कौन सी सेल को है वो ट्रोफोब्लास्ट बनना है, ठीक है। एंड OCT4 है वो मेनली यहाँ पे है वो इनिशिएट करवाता है ICM को, एंड यहाँ पे है वो CDX2 है, CDX2 इसको रेसिप्रोकली है वो इसके साथ इंटरेक्शन रखता है और TX4 को और OCT4 के साथ पे, जबकि CDX2 है वो कुछ इस प्रकार के है वो mRNA या प्रोटीन को है वो इंड्यूस करवाता है, एक्सप्रेशन करवाता है, जो कि ट्रोफो एक्टोड्रम को फॉर्मेशन में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। ट्रोफो
एक्टोड्रम को फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है। इसलिए वो दोनों है वो स्पेसिफाई हो जाती हैं कि कौन सी सेल है वो आईसीएम फॉर्मेशन करेगी और कौन सी सेल है वो ट्रोफोब्लास्ट है वो फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर ऑप्शन की अगर हम बात करें सो बोथ आईसीएम एंड ट्रोफोब्लास्ट सेल सिंथेसाइज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इज CDX2। ये बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। यहाँ पे हमने देखा था आईसीएम का, यहाँ पे OCT4 हमने देखा था मेनली। ठीक है, सो दोनों का ये नहीं है, सो ये बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। सो एंड नेक्स्ट ऑप्शन इज OCT4 activates CDX2 expression enabling some cell to become trophoblast और other cell to become ICM। ये क्या बात हुई, ये तो बिल्कुल ही एकदम ही इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे OTX की मेनली हमने देखा था ICM एंड यहाँ पे CDX2 ट्रोफो एक्टोड्रम का फॉर्मेशन करा रहा था। सो यहाँ पे बाइसनेस थोड़ी होती है कि कोई कुछ सेल को है वो ट्रोफोब्लास्ट वगैरह, वो तो सिग्नलिंग जहाँ पे जिसकी प्रोटीन की चलेगी वहाँ पे वही ICM या फिर ट्रोफोब्लास्ट बनेगा। ठीक है, सो ये इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट की अगर हम देखें सो यहाँ पे P&Q ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम देखें सो नेक्स्ट अगर क्वेश्चन हम देखें यहाँ पे सी एलिगन के ऊपर आया है। ठीक है, अपोप्टोसिस ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर इन सी एलिगन। अपोप्टोसिस इज attenuated by SHAD3 SHAD4 gene which in turn are negatively regulated by SHAD9, okay, are eventually EGL1 and when compared to mammals functionally similar homology have been identified, okay, and accordingly which one of the following statement is not correct, यहाँ पे हमें बताना है। ठीक है, सो यहाँ पे जैसे कि मेमल्स में है वो APAF1 है, वो एपोप्टोसिस को प्रमोट कर रहा है, एपोप्टोसिस को प्रमोट करता है। ठीक है, एंड एक और प्रोटीन बहुत ही मोस्ट BCL2 यहाँ पे आता है, BCL2 BCL-XL, वो है वो एपोप्टोसिस को इनहिबिट करता है। ठीक है, एपोप्टोसिस को इनहिबिट करता है, मेमल्स में हमने देखा था। ठीक है, एंड यहाँ पे Caspase-3 आ जाता है, ये भी एपोप्टोसिस को एक्टिवेट कराता है, एपोप्टोसिस को एक्टिवेट कराता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो गूगल से अगर ये लेकर अगर हम देखें रेफरेंस आप देख लेना, कोई भी मान लो सिग्नल यहाँ पे आया। ठीक है, सो अपोप्टोसिस का सिग्नलिंग इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में है वो सिग्नल जब आता है। सो यहाँ पे बिड है, वो बिड नाम का प्रोटीन है, वो बैक्स एंड बैक है, बैक प्रोटीन को है वो एक्टिवेट करता है, जो कि चैनल क्रिएट करता है माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पे। चैनल क्रिएट करने से क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये साइटोक्रोम C है वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है, एंड सो ये साइटोक्रोम C है, इनको एक्टिवेट करता है APAF1 और Caspase-9 से है वो, ये दोनों एक्टिवेट है वो आगे है वो Caspase-3 को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, जो कि है वो अपोप्टोसिस है वो करवाता है। सो यहाँ पे अपोप्टोसिस प्रमोटिंग फैक्टर क्या क्या हो गए। ठीक है, बैक्स एंड बैक हो गए। ठीक है, साइटोक्रोम C हो गया। ठीक है, साइटोक्रोम C हो गया, एंड यहाँ पे APAF1 हो गया। ठीक है, एंड नेक्स्ट Caspase-3 हो गया। ठीक है, Caspase-3 हो गया, और एपोप्टोसिस इनहिबिटर कौन सा हो गया, यहाँ पे BCL2 या फिर BCL-X है वो इनको रोकता है। ठीक है, सो यहाँ पे BCL2 हो गया, अपोप्टोटिक इनहिबिटर हो गया। ठीक है, ये देखो गूगल से और भी बढ़िया वो मिला है हमें, और भी बढ़िया इमेज मिल रहा है, जिससे वो एकदम प्रॉपर समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे वो हमने देखा था कि BCL2 है वो इनहिबिट करता है अपोप्टोसिस को, ये इनहिबिट करता है अपोप्टोसिस को बाय ये APAF1 को रोकता है। ठीक है, यहाँ पे पीछे करेक्शन कर लेना थोड़ा। सो APAF1 को रोक कर ये BCL2 है वो अपोप्टोसिस को रोकता है। इन सेम केस इन C
सी एलिगेन में क्या होता है, ये इधर वाला सी एलिगेन है, यहाँ पे वो शेड 9 होता है जो कि APAF यानी शेड 4 को रोकता है। ठीक है, ये APAF1 है, APAF1 ये हो गया BCl2 या BClX शेड 9 हो गया, APAF हो गया अपना शेड 4। ठीक है, और ये शेड 4 है वो अपोप्टोसिस को करवाता है, यानी APAF1 हमने देखा था अपोप्टोसिस को करवाता था, वो किसके साथ मिलकर करवाता था, कास्पेज 9 के साथ मिलकर। ठीक है, सो यहाँ पे कास्पेज 9, यहाँ पे सी एलिगेन में है वो शेड 3 होता है। ठीक है, सो कास्पेज 9 है वो शेड 3 होता है। ठीक है, कास्पेज 9 शेड 3 होगा, ये आप याद रखना। ठीक है, जो कि आगे जाके अपोप्टोसिस करवा देता है। ठीक है, और जबकि हमने बेक्स एंड बेड या फिर उसके प्रोटीन के बारे में बात किया था, बेक्स और बेड के बारे में, ये बेक्स ये सी एलिगेन में EGL1 का काम करता है जो कि अपोप्टोसिस को प्रमोट ही करवाता है। EGL1 अपोप्टोसिस को प्रमोट कराता है, बेक्स भी अपोप्टोसिस को प्रमोट कराता है बाई प्रिवेंटिंग BCl2 यानी शेड 9 BCl2 की तरह ही तो काम कर रहा है। ठीक है, सो इसको है वो रोकता है। ठीक है, सो अब हम ऑप्शन देखते हैं। सो शेड 4 रिजेंबल APAF1, ये हमने देखा था APAF1, यहाँ पे हमने देखा था कि शेड 4 है वो यहाँ पे शेड 3 को है वो एक्टिवेट करा के अपोप्टोसिस करवा रहा था। ठीक है, हमने देखा था अपोप्टोसिस करवा रहा था, एंड इसको है वो रोक रहा था शेड 9 इसको रोक रहा था जो कि BCl2 था। शेड 9 BCl2 था एंड शेड 4 APAF था। शेड 3 है वो कास्पेज अपना 9 था। ठीक है, सो यहाँ पे शेड 4 यहाँ पे है वो APAF था, बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, शेड 9 रिसेंबलिंग BCl2 या फिर BClXL। हाँ, तो बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज शेड 9 यहाँ पे देखो इसको रोक रहा है, BCl2 ही तो रोकता है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन इज शेड 3 रिसेंबलिंग कास्पेज 3, जबकि हमने देखा था कि शेड 3 है वो कास्पेज 9 की तरह काम करता है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। शेड 4 है रिसेंबलिंग कास्पेज 9, यहाँ पे शेड 4 कास्पेज 9 को एक्टिवेट करता है, नहीं APAF को करता है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा डी ऑप्शन, बिकॉज शेड 4 हमने देखा APAF1 को करता है, APAF1 है, शेड 4 तो APAF1 है। ठीक है, सो कास्पेज 9 नहीं है, सो ये डी ऑप्शन अपना है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सो इन केस ऑफ एम्फीबियन the dorsal lip cell and their derivatives are called as Spearman Mangold organizer. Okay, so ऑर्गेनाइजर की यहाँ पे बात हो रही है। फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिव टू द ऑर्गेनाइजर वर मेड, ऑर्गेनाइजर के रिलेटिव जो स्टेटमेंट्स है उसमें से हमें करेक्ट बताना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। 5 स्टेटमेंट दे दिए हैं। ठीक है, सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है it induce the host ventral tissue to change their fate to form a neural tube and dorsal mesodermal tissue। सो यहाँ पे हमने पूरा ऑर्गेनाइजर हमने देखा था कि इधर है वो, जैसे कि ऑर्गेनाइजर एक्सप्रेस करता है, यहाँ पे बीटा केट की सिग्नलिंग भी चलती है, वेज टी की सिग्नलिंग भी चलती है, वेज टी इधर सोक्स 2 से यहाँ पे है वो एंडोड्रम का फॉर्मेशन करवाता है डोर्सल साइड में, यहाँ पे है वो वेज टी है ऊपर एक्स बी आर एंड आगे है वो वेज 1 से यहाँ पे है वो मेसोड्रम का फॉर्मेशन भी करवाता है। ठीक है, और यहाँ पे हमने ऊपर हमने देखा था कि नोगिन वगैरह के प्रोटीन से यहाँ पे है वो BMP4 को इधर रोकता है वेंट ऊपर एक्टोड्रमल, ये देखो ये यहाँ पे मेसोड्रम बन गया, ये मेसोड्रम बन गया, ये एंडोड्रम बन गया, एंड ये यहाँ पे है वो एक्टोड्रम होता है। और एक्टोड्रम की ये इधर वाली साइड जो वेंट्रल वाली साइड है, ठीक है, ये जो वेंट्रल वाली साइड है, वेंट्रल
ये जो वेंट्रल वाली साइड है, इधर में क्या होता है, बीएमपी एक्सप्रेस रहता है, बीएमपी4 एक्सप्रेस रहता है। और जहाँ जहाँ एक्टोडर्म की जिस जिस साइड पे बीएमपी4 एक्सप्रेस रहता है, उधर की साइड में है वो न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। और इधर थोड़ा डोर्सल की साइड में एक्टोडर्म में क्या होता है, इधर की साइड में, डोर्सल की साइड में ऑर्गेनाइजर प्रोटीन के कारण ये यहाँ पे है वो बीएमपी4 प्रोटीन एक्सप्रेस नहीं हो पाता है, बिकॉज वो इनहिबिट कर देता है बीएमपी4 को। और यहाँ पे है वो एक्टोडर्म पे है वो न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन है वो होता है, ठीक है। सो ये हमने देखा था, पूरा डिटेल में देखा था, वो डेव बायो की प्लेलिस्ट पे आप जाके देख लेना, सारे ऑलमोस्ट इम्पोर्टेंट सारे टॉपिक्स आपको कवर करा दिए हैं उस डेव बायो की सीरीज़ में। सो ओके, सो ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसी के साथ हमने अदर इंफॉर्मेशन भी पढ़ ली इसके साथ, ठीक है। सो सेकंड ऑप्शन की अगर हम बात करें, इट कैन नॉट ऑर्गेनाइज द होस्ट एंड डोनर टिश्यू इनटू द सेकेंडरी एम्ब्रियो। क्यों नहीं करा सकते यार, इंड्यूस करा सकते हैं। हमने देखा था ऑर्गेनाइजर टिश्यू या फिर उनके जो प्रोटीन्स है वो एमआरएनए वगैरह है वो वेंट्रल की साइड में अगर हम एक्सप्रेस कराते हैं, सो सेकेंडरी एक्सिस का फॉर्मेशन हमें देखने को मिला था, तो ये इनकरेक्ट है। थर्ड की अगर हम बात करें, इट डज नॉट, सो थर्ड सेकेंड ही जहाँ पे भी होगा वो इनकरेक्ट हम कर देते हैं। सो डी तो ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। और ऑप्शन ए है, एक है वो होगा, तो ऑप्शन ए किस में है, ऑप्शन ए किस में है, सो या तो सी ऑप्शन होगा या फिर ए करेक्ट होगा। सो थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड तो वैसे इन दोनों में है ही नहीं, आप चाहो तो मत देखो, लेकिन देखना है। इट डज नॉट हैव द एबिलिटी टू सेल्फ डिफ्रेंशिएट इंटो डोर्सल मेसोड्रम। ओके, सो डोर्सल मेसोड्रम हमने देखा तो वेज 1 से है वो डोर्सल मेसोड्रम बन रहा था, ठीक है। एंड फोर्थ ऑप्शन की अगर हम बात करें, इट हैज़ द एबिलिटी टू इनिशिएट द मूवमेंट ऑफ गैस्ट्रुलेशन। ओके, सो गैस्ट्रुलेशन मूवमेंट यहाँ पे बिल्कुल होगा, क्योंकि ये इनिशियल स्टेज में ही तो ये ऑर्गेनाइजर वगैरह की सिग्नलिंग होती है। सो गैस्ट्रुलेशन में के मूवमेंट में बिल्कुल है वो हेल्पफुल होता है। मेसोड्रम एक्टोड्रम तभी तो बनते हैं, ठीक है। एंड एंडोड्रम वगैरह, एंडोड्रम मेसोड्रम तभी तो बनते हैं। सो बिल्कुल गैस्ट्रुलेशन की मूवमेंट में तो हेल्पफुल होगा ही, तभी तो ये सब बनेंगे लेयर्स वगैरह। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। एंड फिफ्थ ऑप्शन की अगर फिर भी बात करें, सो बोथ बीटा कैटेनिन एंड कॉर्डिन आर प्रोड्यूस बाय द ऑर्गेनाइजर। जबकि हमने देखा था बीटा कैट तो चलो फिर भी है वो ऑर्गेनाइजर को इंड्यूस करवा रहा था, ठीक है। सो कॉर्डिन वहाँ पे हमने नहीं देखा था। सो यहाँ पे ये इनकरेक्ट है वो हो जाता है, बीटा कैट भी इंड्यूस करवा रहा था ऑर्गेनाइजर को। ओके, नेक्स्ट अगर दो क्वेश्चन और बच गए, नेक्स्ट की अगर हम बात करें 17 नंबर क्वेश्चन की। सो ड्राई सर्च एक्सपेरिमेंट है, प्रेशर प्लेट वगैरह के एक्सपेरिमेंट हमने देखे थे सारे। ड्राई सर्च परफॉर्म द फेमस प्रेशर प्लेट एक्सपेरिमेंट, उसी के बारे में पूछा है। इन्वॉल्व इंट्रिकेट रिकॉम्बिनेशन विथ एन 8 cell sea arching embryo. This procedure resolved the nuclei that normally would have been in the region destined to form endodrome into the presumptive ectodrome region. If segregation of nuclear determinant had occurred, the resulting embryo should have been destroyed. Okay, and however, dry cells obtain normal larvae from these embryo. Okay, so this possible interpretation regarding the 8 cell sea archin embryo. यहाँ पे देखो एक बात हम कर रहे हैं कि जैसे कि सी आर्चिन का मान लो 8 सेल स्टेज है, वो यहाँ पे है वो एम्ब्रियो है हमने लिए। सो यहाँ पे है वो प्रेशर प्लेट, तो यहाँ पे है वो इन दोनों के बीच में है वो प्रेशर लगा के वो अलग एक्सपेरिमेंट्स है। लेकिन इसका एक फंडामेंटल और भी हम इस क्वेश्चन में हम लगा सकते हैं। यहाँ पे हम रिसर्ब्ड यहाँ पे है वो ऐसे भी बोला है कि यहाँ पे
एंडोड्रम एंड एक्टोड्रम के बीच में भी रीसेप्टेड। लेकिन द मेन थिंग इज़ दैट एड सेल एम्ब्रियो है, उनको अगर सेपरेट हम अगर कर दें अलग अलग सेल्स को, तो भी वो है वो एम्ब्रियो है वो प्रॉपर एम्ब्रियो है वो बना रहे हैं। सो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं इस स्टेटमेंट से? सो उसी से हमारा है वो आंसर है वो हो जाता है। देखो, मान लो आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, आपकी खुद की एक कंपनी, आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, 5 लोगों का आपका ग्रुप है, ठीक है। सो 5 लोगों का आपका ग्रुप है। अब एक जना है वो मान लो काउंटर संभाल रहा है, ठीक है। एक जना है वो कुछ और कर रहा है, ठीक है। एक जना कुछ प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, ठीक है। सो सब है वो अलग अलग काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होगा कि उन चारों जनों को है वो कुछ ना कुछ काम हो जाएगा, छुट्टी लेनी पड़ जाएगी, ठीक है। सो फिर आप बच जाओगे एक अकेले, ठीक है। अब आपको अकेले, अब जब 5 जने थे, आपका तब फेट था कम, ठीक है, फेट कम था, कम काम करना पड़ रहा था आपको। लेकिन जब आप अकेले पड़ गए हो तो आपको काउंटर भी संभालना पड़ेगा, आपको प्रोडक्ट भी बनाना पड़ेगा, ठीक है, पैकेजिंग भी करनी पड़ेगी, सब कुछ काम करना पड़ेगा। सो आपका फेट क्या हो गया, बढ़ गया, डबल हो गया आपको का, ठीक है। सो उसी तरह ऐसे है, ये ग्रुप में है वो उनका फेट है वो पोटेंसी फेट है वो कम होता है, और अलग होने के बाद में ये पूरा एम्ब्रियो है वो अकेला बना पा रहा है, इसका मतलब इसका फेट है वो इंडिविजुअली है वो ज़्यादा है, ठीक है। सो इसी फिनोमिना से है वो ये क्वेश्चन है वो सॉल्व होता है, इसे बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव फेट, ओके, एंड प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी। सो यहाँ पे ऑप्शन की अगर बात करें, सो द प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी ऑफ एन आइसोलेटेड ब्लास्टोमियर इज ग्रेटर, क्योंकि अलग हम कर रहे हैं, आइसोलेटेड मीन्स अलग कर दे रहे हैं, अलग करने वाले ब्लास्टोमियर की पोटेंसी क्या होगी, ग्रेटर होगी, क्योंकि वो अकेला एक है वो पूरे एम्ब्रियो को बना रहा है। सो पोटेंसी उसकी ग्रेटर होगी, ग्रेटर देन एक्चुअल प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी। एक्चुअल मीन्स जब ग्रुप में था वो, ठीक है। सो बिल्कुल करेक्ट है पी स्टेटमेंट। नेक्स्ट अगर हम देखें, सो द प्रोस्पेक्टिव पोटेंसी एंड द प्रोस्पेक्टिव फैट ऑफ द ब्लास्टोमियर वर आइडेंटिकल, ठीक है। सो ये आइडेंटिकल नहीं होता है, पोटेंसी और जो प्रोस्पेक्टिव फेट वो आइडेंटिकल थोड़ी ना है, ठीक है। ये तो हमने अभी बात की है। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर बात करें, सी आर्चिन एम्ब्रियो इज ए harmoniously equivalent system, okay. So because all of its potentially independent parts interact together to form a single embryo, okay. सो ये बिल्कुल करेक्ट है अपना स्टेटमेंट। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, रेगुलेटिव डेवलपमेंट अकर वेयर लोकेशन ऑफ द सेल इन एम्ब्रियो डिटरमाइन इट्स फेट। सो डिटरमाइन जब है वो सेल फेट का डिटरमाइन कर लेती है कि हमें ये ग्रुप अगर डिटरमाइन कर लिया कि इसको एक्टोड्रम ही बनाना है, ठीक है, तब उसके अंदर है वो रेगुलेटिव डेवलपमेंट है वो वहाँ पे है वो होता है, ठीक है। सो ये बिल्कुल करेक्ट है। सो पी आर एंड एस ये बिल्कुल है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, सो individual and overlapping expression of homeotic gene in adjust and award words of flower determine the pattern of floral organ development। so floral organ development का ये क्वेश्चन है, in an Arabidopsis mutant the floral organ and distribute as follow। so यहाँ पे ये प्लांट बायोलॉजी में भी आता है, प्लांट फिजियोलॉजी में भी आता है, और यहाँ पे भी वो डेव बायो में भी ये ऐड कर दे रहे हैं हर बार, ठीक है। तो इसके बारे में अगर हम पिछले वाले जो PYQ में हमने डिटेल में डिस्कस किया भी था, तो हमें क्या बताना, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग जीन वुड हैव काउज्ड द अबव पैटर्न ऑफ फ्लोरल ऑर्गन डेवलपमेंट। अब देखो ये जो सीरीज दिखा रखा है यहाँ पे, कार्पल्स, स्टेमन एंड कार्पल्स की, ये एक म्यूटेंट फ्लोर के प्लांट में बता रखा है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली होता है यहाँ पे सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल्स, ये सीरीज होती है, ठीक है। पहले सेपल आता है, फिर पेटल, फिर स्टेमन, फिर कार्पल्स, नॉर्मली ये सीरीज आती है। और ये सीरीज बनती कैसे है, ये सीरीज बनती है
ये देखो देखो यहाँ पे होता है, यहाँ पे एपिस्टिलाटा 1 प्लस एपिस्टिलाटा 2, ये क्लास ए जीन होता है, क्लास ए जीन होता है। फिर फिर होता है एपिस्टिलाटा 3 आता है, फिर प्लस आता है पिस्टिलाटा, ये आता है क्लास बी जीन में। फिर आता है अपना एगामोस, एगामोस ये रहा जो एगामोस ये है ना, ये आता है क्लास सी जीन। ठीक है, क्लास सी जीन में आता है। अब क्या होता है, अब जो ये कार्पल्स है वो क्लास ए जीन से है वो बनता है, यानी एपिस्टिलाटा 1 एंड एपिस्टिलाटा 2, सॉरी कार्पस नहीं, स्टेमन सेपल्स, सेपल है वो क्लास ए जीन से है वो बनता है। ठीक है, एंड सेपल के बाद में जो पेटल आता है वो क्लास ए प्लस क्लास बी, ये जो बोथ क्लास ए प्लस क्लास बी, ये जो बोथ है ना, एपिस्टिलाटा ये क्लास बी था, ये क्लास ए और क्लास बी दोनों से है वो बनता है। ठीक है, स्टेमन है वो क्लास 3 से बनता है, और ये जो कार्पल्स है वो है वो क्लास सी यानी कि एगामोस से है वो ये बनता है। अब एक म्यूटेशन केस आता है जिसमें क्या होता है, क्लास ए और क्लास ए में अगर म्यूटेशन अगर हो गया, क्लास ए में अगर म्यूटेशन हो गया तो वो क्लास सी की तरह वो काम करेगा, क्लास सी की तरह काम करेगा, क्लास सी यानी एगामोस की तरह काम करेगा। और ये किसको बना रहा है, ये बना रहा है कार्पल्स को। सो वो आप यहाँ पे देख भी सकते हो, यहाँ पे है वो सेपल आना चाहिए था लेकिन यहाँ पे कार्पल्स आ रहा है। कार्पल्स क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्लास ए होना चाहिए था, क्लास ए म्यूटेशन है, तभी तो यहाँ पे क्लास सी एक्सप्रेस हो रहा है। ठीक है, क्लास सी का यहाँ पे एगामोस एक्सप्रेस हो रहा है। ठीक है, एगामोस एक्सप्रेस हो रहा है क्योंकि यहाँ पे म्यूटेशन है। म्यूटेशन किस में, क्लास ए में है। क्लास ए में कौन सा आता है, एपिस्टिलाटा 1 एंड एपिस्टिलाटा 2, तो इन दो में से है वो अपना आंसर होगा। ठीक है, सो यहाँ पे एपिस्टिलाटा 2 है, बिल्कुल करेक्ट यही होगा। एपिस्टिलाटा 3 नहीं होगा, ये क्लास बी का है। पिस्टिलाटा भी क्लास बी का है, ये नहीं होगा। एगामोस तो यहाँ पे एक्सप्रेस हो ही रहा है, क्लास सी का है। ठीक है, सो ये नहीं होगा। सो ये अपना है वो आंसर आ जाएगा एपिस्टिलाटा, एपिस्टिलाटा 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्लास सी है, क्लास सी यहाँ पे है, यहाँ पे भी क्लास, बिकॉज क्लास ए म्यूटेशन है, क्लास एपिस्टिलाटा 2 में म्यूटेशन है, तो यहाँ पे क्लास सी एक्सप्रेस करने लग जाएगा जहाँ कहीं भी क्लास। और क्लास सी में अगर है वो नेक्स्ट बारी में मान लो इस बार PYQ में पूछ लिया जाए क्लास सी में म्यूटेशन है, तो यहाँ पे क्लास सी की जगह है वो ए, क्लास ए है वो फंक्शन रोल है वो करने लग जाएगा। ठीक है, और देखो नॉर्मली यहाँ पे क्या होना चाहिए था, नॉर्मली यहाँ पे क्या होना चाहिए था, सेपल होना चाहिए था। ठीक है, सेपल जो कि क्लास ए से बनता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कार्पल्स है क्योंकि यहाँ पे क्लास सी अब एक्सप्रेस होने लग गया है बिकॉज क्लास ए म्यूटेशन है। अब यहाँ पे स्टेमन क्यों आया है, यहाँ पे तो पेटल आना चाहिए था। ठीक है, बिकॉज हमने बात की थी सेपल के बाद में है वो पेटल आता है, यहाँ पे स्टेमन क्यों आया, बिकॉज क्योंकि हमने बात किया था जो यहाँ पे हमने बात किया था जो पेटल है वो क्लास ए प्लस क्लास बी से है वो एक्सप्रेस होगा, जबकि यहाँ पे सी आ गया, ये अब सी आ गया, ये यहाँ पे है वो क्लास यहाँ पे आ गया अपना ए, क्लास सी आ गया यहाँ पे, और बी पहले से ही था, तो क्लास सी प्लस बी हमने देखा था स्टेमन बन रहा है। ठीक है, और यहीं पे हम बात कर रहे हैं कि मान लो क्लास सी में म्यूटेशन हो गया तो क्या होगा। ठीक है, सो एक बार हम ड्रॉ करते हैं, कोरा कागज़ लेते हैं, हम कोरा कागज़ लेते हैं, ये रहा। ठीक है, सो हम एक बार नॉर्मल फिनोटाइप हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, नॉर्मल फिनोटाइप क्या होता है, सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल्स, जो कि ये बनता है क्लास ए से, ये बनता है क्लास ए प्लस क्लास बी से, ये बनता है क्लास बी प्लस क्लास सी से, ये बनता है क्लास सी से। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे है वो म्यूटेशन की बात कर रहे हैं। सो म्यूटेशन अगर क्लास ए में अगर हो गया, ठीक है, क्लास ए में हो गया तो ये यहाँ पे है वो क्लास ए है वो सी की तरह काम करेगी, तो यहाँ पे ये सी आ जाएगा, सी की जगह ये आएगा कार्पल्स।
ठीक है, बिकॉज यहाँ पे सी आ जाएगा तो यहाँ पे अब सी ए की जगह सी आएगा, सी प्लस बी यहाँ पे क्या होता था, स्टेमन होता था ये, तो यहाँ पे भी क्या होगा, सी प्लस बी स्टेमन। और यहाँ पे पहले से ही बी प्लस सी है तो यहाँ पे बी प्लस सी पहले से ही है तो यहाँ पे भी स्टेमन हो जाएगा। और यहाँ पे सी पहले से है ही ये नॉर्मल, सो यहाँ पे है वो कार्पल्स हो जाएगा। सो यही तो फिनोटाइप है, ठीक है, यही तो म्यूटेशन फिनोटाइप है। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि नए, इस बार मान लो कोई अलग ही म्यूटेशन दे दे, इस बार मान लो, चलो इस बार तो है वो क्लास ए में म्यूटेशन दे दिया, ठीक है, एपिस्टलाटा 2 में म्यूटेशन दे दिया, आगे आने वाले इस वाले है वो एग्जाम में है वो एगामोस में म्यूटेशन दे देगा, तो एगामोस मीन्स क्लास सी में म्यूटेशन दे देगा, तो क्लास सी में म्यूटेशन होगा तो क्या होगा। अब अगर हम देखें सो म्यूटेशन अगर क्लास सी में अगर हो जाएगा तो क्या होगा, ये यहाँ पे ए नॉर्मल होगा, ठीक है, सो सेपल का सेपल ही बनेगा, करेक्ट बनेगा। ये यहाँ पे ए प्लस बी है वो करेक्ट होगा, बिकॉज ए में कोई म्यूटेशन नहीं होगा, ठीक है। सो ये यहाँ पे पेटल हो जाएगा, ठीक है, ये तो नॉर्मल, यहाँ तक नॉर्मल है, ठीक है। अब यहाँ पे जो तीसरा फिनोमिना जो कि बी प्लस सी है वो स्टेमन बना रहा था, अब है यहाँ पे है वो सी म्यूटेशन है हमारे पास। अब सी जहाँ पे म्यूटेंट होगा वो ए की तरह काम करेगा, अब यहाँ पे बी प्लस ए हो जाएगा जो कि बिल्कुल ए प्लस बी की तरह काम करेगा, ठीक है, जो कि बनाएगा फिर से पेटल फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और सी है वो म्यूटेशन है ही, सी है वो ए की तरह काम करेगा जो कि है वो सेपल बनाता है, यहाँ पे हमने देखा सो सेपल, सो यहाँ पे है वो सेपल है वो बना लेगा, ठीक है। म्यूटेशन अगर सी में होगा तो ये फिनोटाइप देखा जाएगा, सेपल पेटल और सेपल, ठीक है। सो ये आगे वाले एग्जाम में आपको काम आ सकता है। और यहाँ तक ही है वो क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हमने डिटेल में एक्सप्लेनेशन सारा हमने डिटेल में बात कर लिया। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो अपने CSIR एक्सपेरिमेंट दोस्तों के साथ में। और वो प्लेलिस्ट ज़रूर आप देख लेना टाइम मिले तो, डेव बायो की चैनल पे जाके। ओके, बाय बाय।